ठीक है, चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। सतह पर देखने पर आरव की ये कहानी किसी छोटे से गांव की एक आम सी लोक कथा लग सकती है, लेकिन जब हम इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं ना, तो पेशेवर जीवन और स्वतंत्र निर्णय लेने का एक बहुत ही जबरदस्त ढांचा सामने आता है। तो बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एक साधारण सी लगने वाली कहानी हमारी रोजमर्रा की चुनौतियों का इतना सटीक जवाब कैसे दे सकती है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक ऐसी उलझन की बात करते हैं जो हम सबने कभी ना कभी जरूर महसूस की है, चाहे वो हमारा कार्यस्थल हो या हमारा समाज। अक्सर ऐसा लगता है कि कोई भी फैसला लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब ऐसा क्यों लगता है कि चाहे जो भी विकल्प चुना जाए, आलोचक कभी संतुष्ट होते ही नहीं। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें तो उसमें 1000 कमियां निकाली जाती हैं, और अगर थोड़ा सेफ खेलें, जोखिम लेने से बचें, तो कहा जाता है कि अरे कोई पहली नहीं हो रही। सच में ये वो स्थिति है जिसमें हर पेशेवर खुद को फंसा हुआ पाता है, और आरव की कहानी बिल्कुल इसी सटीक बिंदु पर चोट करती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां आरव रहता था। एक दिन उसने एक बहुत ही शानदार और कह सकते हैं एक सक्रिय कदम उठाया। उसने तय किया कि वो खुद के लिए कुछ बेहतरीन करेगा। उसने जी तोड़ मेहनत की और गर्मा गर्म रोटी, सब्जी और मिठाई की एक जबरदस्त दावत तैयार की। अब इसे हमारी पेशेवर दुनिया के नजरिए से देखें तो ये उस ऊर्जावान व्यक्ति का प्रतीक है जो पूरी लगन के साथ कोई नई पहल करता है या कोई नया प्रोजेक्ट बनाता है। ये एक साहसिक कदम था। आरव बस अपनी मेहनत के फल का शांति से आनंद लेना चाहता था। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक अच्छी पहल तुरंत उन लोगों का ध्यान खींच लेती है जिनके पास दूसरों की कमियां निकालने के लिए दुनिया भर का खाली समय होता है। जैसे ही आरव खाने के लिए बैठा, गांव के लोग हंसने लगे और ताने मारने लगे। उन्होंने कहा, जरा देखो इसे, कितना खाता है, पैसे तो आए नहीं और शौक देखो कितने बड़े हैं। बिल्कुल यही होता है ना हमारी कॉर्पोरेट दुनिया में। जब कोई लीक से हटकर कुछ नया करता है तो बिना मांगे सलाह देने वाले तुरंत सामने आ जाते हैं। वे आपकी सारी मेहनत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं और उनका पूरा ध्यान बस मजाक उड़ाने पर होता है। उन कठोर तानों को सुनकर आरव एकदम चुप रहा, लेकिन अगले ही दिन उसने अपना व्यवहार पूरी तरह से बदल दिया। आलोचकों से बचने के लिए उसने सोचा, ठीक है, आज मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं, और वो पूरा दिन भूखा रहा। ये जो कदम है ना, ये उस मानसिकता का एक बहुत ही सटीक रूपक है जहां कोई पेशेवर आलोचना के डर से सुरक्षित खेल खेलना शुरू कर देता है। जब आपके विचारों को लगातार खारिज किया जाता है तो अक्सर ऐसा लगता है कि बस चुप हो जाना ही सबसे आसान है। कोई नया विचार न देना, कोई जिम्मेदारी न लेना, ये सब बस आलोचकों की नजरों से बचने के लिए अपनाई गई निष्क्रियता है। लेकिन रुकिए, यहां कहानी में सबसे हैरान करने वाला मोड़ आता है। आरव के भूखे रहने पर भी वही गांव वाले वापस आते हैं और एक बिल्कुल ही विरोधाभासी ताना मारते हैं। जरा सोचिए, वे कहते हैं, देखो इसे, कुछ करता तो है नहीं, ये तो खाने की भी लायक नहीं है। मतलब ये देखना वाकई हास्यास्पद है कि कैसे आलोचना अपना रूप बदल देती है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होती। हमारे कार्यस्थल पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। यदि चुप रहने का विकल्प चुना जाता है तो जल्द ही कामचोर होने का ठप्पा लग जाता है। इन आलोचकों का कोई तर्क नहीं होता। सच कहें तो उनका काम बस हर कदम पर सवाल उठाना है। और ये स्थिति शानदार ढंग से दर्शाती है कि आलोचकों को संतुष्ट करने का प्रयास करना कितना निरर्थक है। जब आरव ने एक दावत खाई, यानी एक साहसिक कदम उठाया, तो उस पर बड़े शौक पालने का आरोप लगा, और इसके ठीक विपरीत जब उसने भूखे रहने का विकल्प चुना, यानी निष्क्रियता अपनाई, तो उस पर कुछ न करने का आरोप लगा। दोनों ही चरम स्थितियां आलोचकों को शांत करने में पूरी तरह से विफल रहीं। ये साबित करता है कि समस्या आरव के काम में बिल्कुल नहीं थी। समस्या उन लोगों की मानसिकता में थी। बाहरी दुनिया हमेशा कुछ न कुछ तो कहेगी ही। कहानी के इन प्रतीकों को सीधे हमारी पेशेवर दुनिया से जोड़ना बहुत उपयोगी है। कहानी के जो गांव वाले हैं ना, ये वास्तव में हमारे कार्यस्थल के लगातार आलोचना करने वाले या माइक्रो मैनेजर हैं। आरव की दावत उन साहसिक पहलों या नए प्रोजेक्ट्स का प्रतीक है जिन्हें हम पूरे उत्साह के साथ शुरू करते हैं, और भूखे रहना कार्यस्थल पर निष्क्रियता या बर्नआउट की स्थिति को दर्शाता है। जब इस कहानी को सीधे एक बोर्डरूम के नजरिए से देखा जाता है तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई पुरानी लोक कथा नहीं है, बल्कि ये हर उस पेशेवर की रोजमर्रा की वास्तविकता है जो दूसरों की राय पर बहुत ज्यादा निर्भर रहता है। दोनों स्थितियों में ताने सुनने के बाद आरव की जो प्रतिक्रिया थी वो क्रोध या निराशा की बिल्कुल नहीं थी। इसके बजाय इस बार आरव बस मुस्कुराया। ये मुस्कान इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और गहरा क्षण है। ये वो सटीक बिंदु है जहां एक व्यक्ति बाहरी मान्यता की तलाश करना बंद कर देता है।
ये एहसास की वो गहराई है जहां ये समझ में आ जाता है कि आलोचकों का नियंत्रण केवल उनकी अपनी जुबान पर है, हमारे कार्यों पर नहीं। सच में ये मुस्कान उस परिपक्वता का प्रतीक है जो तब आती है जब हमें यह एहसास होता है कि दुनिया को खुश करने का खेल हम कभी जीत ही नहीं सकते थे। आरव की वो मुस्कान केवल एक प्रतिक्रिया नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत ही स्वतंत्र विचार था। उसने धीरे से कहा, जब मैं खाता हूं तब भी तुम्हें समस्या होती है, जब मैं भूखा रहता हूं तब भी तुम्हें समस्या होती है, तो क्यों ना मैं वही करूं जो मुझे सही लगे। ये विचार एक वास्तविक मानसिक आज़ादी का प्रतीक है। जब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए कि बाहरी लोग किसी भी स्थिति में खुश नहीं होंगे, तो उनके आधार पर जीवन के निर्णय लेना पूरी तरह से बेमानी हो जाता है। ये विचार हमें शक्ति देता है कि हम अपने जीवन और करियर को अपने खुद के मूल्य निर्धारण के अनुसार चलाएं, स्वतंत्र रूप से निर्णय लें। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी कहानी से जो मुख्य बात उभर कर आती है उसे हम पेशेवर स्वतंत्रता कह सकते हैं। इसका मतलब मनमानी करना या अपनी जिम्मेदारियों से भागना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये बाहरी शोर और लगातार आलोचकों की परवाह किए बिना स्वतंत्र निर्णय लेने और अपनी आवाज सुनने की क्षमता है। ये इस तथ्य को गहराई से समझने के बारे में है कि हमारा कोई भी निर्णय सभी को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए अपने काम में और करियर की दिशा में अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना ही सच्ची स्वतंत्रता है, और यकीन मानिए यहीं से असली रचनात्मकता जन्म लेती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है और कैसे हम आरव की इस यात्रा को एक व्यावहारिक ढांचे में ढाल सकते हैं जिसे हर कोई लागू कर सके। इसके 3 सरल कदम हैं। सबसे पहले हमें उस शोर को पहचानना होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर आलोचना रचनात्मक नहीं होती। बहुत सी बातें महज खाली शोर होती हैं। एक बार जब हम इसे पहचान लेते हैं तो अगली चीज जो हमें स्वीकार करनी चाहिए वो ये है कि सबको खुश रखना गणितीय रूप से असंभव है। और अंततः जब यह स्पष्ट हो जाए कि हम बाहरी शोर को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो केवल एक ही चीज बचती है, अपने आंतरिक निर्णय पर पूरी तरह से भरोसा करना। कहानी के अंत में उस दिन के बाद आरव ने लोगों की नहीं, अपनी जिंदगी की सुननी शुरू कर दी। और वास्तव में यही सबसे शक्तिशाली समाधान है। जब हमारा ध्यान गांव वालों यानी आलोचकों से हटकर अपने खुद के सफर और वास्तविक लक्ष्यों पर केंद्रित हो जाता है ना, तभी असली प्रगति होती है। जो लोग हमेशा दूसरों की तालियों का इंतजार करते हैं वो अक्सर वहीं खड़े रह जाते हैं, लेकिन जो अपनी राह खुद चुनते हैं, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं और अपने खुद के मानक तय करते हैं, वो न केवल सफल होते हैं बल्कि अपने काम से सच्ची और गहरी संतुष्टि भी पाते हैं। इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। यदि यह सत्य है कि आलोचक हर हाल में बोलेंगे, चाहे सफलता मिले या विफलता, चाहे हम सक्रिय रहें या निष्क्रिय, तो किसी भी पेशेवर सफर को वास्तव में किसकी आवाज दिशा दे रही है? क्या बाहरी शोर हमारा भविष्य तय कर रहा है या वो आंतरिक आवाज जो वास्तव में मायने रखती है? आरव की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी दिशा तय करने का अधिकार सिर्फ हमारा है। आलोचकों का काम बोलना है, लेकिन उस आवाज को अपनी कहानी का लेखक बनने देना है या नहीं, ये विकल्प हमेशा हमारे पास होता है।